हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से कमेंट किया कि आप जो है ई वे बिल एक्सपोर्ट में किस तरीके से बनाया जाता है उस पर वीडियो बनाइए। देखिए, एक्सपोर्ट में चाहे वो बाई एयर हो चाहे वो बाई सी हो, आप कैसे भी एक्सपोर्ट करते हो, कुरियर से करते हो, तो आपको अगर ऑपरेशन का जो प्रोसेस है वो क्लियर होगा और कुछ बेसिक्स रूल हैं वो आपको पता होगा, आप कोई भी ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। तो पहले मैं आपको एक्सपोर्ट में किस तरीके से वो प्रोसेस होगा पहले वो बताऊंगा, उसके बाद आप खुद ही से देख लोगे और मैं आपको पोर्टल में क्या क्या डिटेल भरनी होती है वो भी आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको एक्सपोर्ट में ई वे बिल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो इस स्लाइड में हम समझेंगे कि जो शिपमेंट एक्सपोर्ट हो रहा है उसका मूवमेंट क्या है, क्योंकि जैसे जैसे मूवमेंट चेंज होगा ई वे बिल में वो डिटेल भी चेंज हो जाएगी। तो मैं इसमें आपको साथ लेके चलूंगा, चाहे आपका शिपमेंट बाई एयर हो चाहे आपका शिपमेंट बाई सी हो, तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे बाई कुरियर हो कैसे भी हो, तो आपका सब चीज कवर हो सकेगा। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल के तौर पर ये जो मैम है ये है एक्सपोर्टर जो कि इंडिया में रहती हैं, और ये जो भाई साहब हैं ये इंपोर्टर हैं जो कि जर्मनी में रहते हैं। अब सपोज कीजिए इनके पास एक शिपमेंट है जो कि जाना कहाँ है, जर्मनी जाना है। ठीक है, तो अब ये जाएगा कैसे? सबसे पहली चीज, ई वे बिल की बात हो रही तो मैं पूरे शिपमेंट मूवमेंट की बात नहीं करूंगा। ई वे बिल आपके हाथ से कौन उठाएगा? या तो अगर कुरियर वाले होंगे तो आप इसको समझ लो कुरियर कंपनी, ठीक है, वो आएंगे आपके यहाँ से उठा के ले जाएंगे। इस कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए जनरेट करोगे। क्या करोगे? पार्ट ए जनरेट करोगे, पार्ट बी ट्रांसपोर्टर खुद से जनरेट करेगा। और पार्ट ए पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, कुछ डिटेल्स आपको भरनी होती है, वो मैं आपको भी डिटेल दिखाऊंगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। उससे उसी तरीके से पार्ट एक भर के छोड़ देना है। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर, जिसे ट्रांसपोर्टर आईडी कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो डालना होगा। उसके बाद सपोज कीजिए ये कुरियर कंपनी नहीं है, ये कोई फ्रेट फॉरवर्डर है या कोई ट्रांसपोर्टर है जो शिपमेंट आपके हाथ से पिक करके अपने ऑफिस ले गया। तो उस टाइम पे भी आप ई वे बिल दो टाइप से बना सकते हो सकता है आप सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए जनरेट कर दो और इसका जो है ट्रांसपोर्टर आईडी डाल दो तो भी चलेगा। यहां पर आप पार्ट बी भी जनरेट कर सकते हो, लेकिन कुरियर में सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए जनरेट करोगे। पार्ट बी हमेशा कुरियर कंपनी करती है। तो पार्ट ए जब आप जनरेट करोगे तो पार्ट बी भी आप उसके साथ साथ अपडेट करोगे, तो आपको ये जो फ्रेट फॉरवर्डर है या जो भी ट्रांसपोर्टर है ये अपनी गाड़ी का नंबर वगैरह दे देगा, वो आप उसी को डिटेल भर के पार्ट बी भी जनरेट कर दोगे। उसके बाद सपोज कीजिए ये जो कुरियर कंपनी है या ट्रांसपोर्टर है, ये इनका एक वेयर हाउस है। क्या है? वेयर हाउस है। शिपमेंट यहाँ पहुंच गया। अब यहां से पहुंचने के बाद अगर बाई एयर है तो बाई एयर जाएगा, तो यहां से यहां के बीच में भी एक ई वे बिल लग रहा है। और बाई सी है तो यहां से भी शिपमेंट मूव होके किसी तरीके से तो जाएगा, जाए कि वो कंटेनर में जाए, तो वो बाई रोड जाए, बाई एयर जाए, कैसे भी जाके वो शिप तक, जहां पे शिप यार्ड है वहां तक तो जाएगा। उस बीच में भी शिपमेंट मूव हो रहा है, और शिपमेंट मूव हो रहा है, 50,000 से ज्यादा वैल्यू है तो ई वे बिल लगेगा ही लगेगा। तो इस कंडीशन में ई वे बिल कौन जनरेट करेगा? तो यही जो ई वे बिल आपने यहां पे जनरेट किया है, आपने यहां पर ई वे बिल जनरेट किया है, ट्रांसपोर्टर के पास भी आईडी और एक्सेस होता है। वो अपने बेस पर जो यहां से गाड़ी निकल रही है, बाई एयर बाई सी जहां भी जा रही, वो उसके अकॉर्डिंग वहां पे गाड़ी नंबर अपडेट कर देगा। वो एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनता है, वो आपके मतलब का नहीं है। मतलब कि आपका जो पहला वाला ई वे बिल है वही आगे उनके साथ साथ कंटिन्यू करेगा, आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है। अब आप समझिए कोई शिपमेंट है, अब ये आपका जो है नियरेस्ट एयरपोर्ट के पास ही है, जहां पे आपका जो जहां से पिकअप हो रहा है, तो वहां से जो आपका ट्रांसपोर्टर है कह रहा है आप वहां से उठाइए, डायरेक्टली हम उसको भेज देंगे एयरपोर्ट पे, बाकी क्लियरेंस वगैरह करा देंगे, आपको मेरे ऑफिस में भेजने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से बाई सी में भी वो डायरेक्टली भेज देगा और उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज और जो मैंने यहाँ पे आपको बताई, देखिए, अगर कोई शिपमेंट है जो मूव कर रहा है स्टेट के अंदर और उसकी जो किलोमीटर है वो 50 किलोमीटर से कम है, जो उसकी डिस्टेंस है, तो उस कंडीशन में ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी नहीं होता है। आप नहीं करोगे कोई नहीं, आप बाद में भी कर सकते हो जब एक्सपोर्ट पे क्लियरेंस के बाद, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको करना तो है ही है, आप पहले कर सकते हो, मना नहीं है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन वही अगर 50 से ज्यादा जाता है तो मैंडेटरी हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर इंटर स्टेट, जैसे अब यहाँ पे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा सब पास पास है, 50 किलोमीटर के अंदर भी कम में भी बॉर्डर चेंज हो जाता है, तो उस कंडीशन में बॉर्डर चेंज हो रहा है यानी स्टेट बदल रहा है, उस कंडीशन में मैंडेटरी हो जाता है।
तो अब यहाँ पर जब आप ई वे बिल जनरेट करोगे, जो मैं बात कर रहा था, डायरेक्टली एयरपोर्ट पे जाएगा, फ्रेट फॉरवर्डर या जो कस्टम हाउस एजेंट है आपका, वो यहाँ से पिकअप करता है, वो वहां पे कह रहा है मैं क्लियरेंस करा दूंगा, मेरी ही गाड़ी आप उसमें भेज दीजिए। तो उस टाइम पे जब आप ई वे बिल जनरेट करोगे तो पार्ट ए भी जनरेट करोगे, पार्ट बी भी जनरेट करोगे, और डायरेक्टली आप बना दोगे जो भी आपका डेस्टिनेशन होगा, जिस कंट्री होगा वो वहां पे आप डाल दोगे, उसके जो आपके यहां से शिपमेंट पिकअप कर रहा है उसी गाड़ी नंबर को डाल दोगे और वो लेके आगे चला जाएगा। उसके बाद जैसे ही शिपमेंट यहां से क्लियरेंस हो गया, या बाई सी है तो यहां से क्लियरेंस हो गया, उसके बाद वहां से निकल जाएगा। एक बार इंडिया से निकल गया तो जो ई वे बिल है उसका काम खत्म, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर वैलिड है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको कहां पर ई वे बिल जनरेट करना है। तो अब हम आगे चलते हैं और पोर्टल पर देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स कहां कहां भरनी होती है। तो मैंने लॉगिन कर लिया है अपने जीएसटी पोर्टल पे, आप देख सकते हो। मैंने पहले भी आपको वीडियो बनाया, उसमें लॉगिन वॉगिन करके दिखाया है, वो तो मैं नहीं दिखाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है नेसेसरी। तो सबसे पहले मैंने लॉगिन करने के बाद जब मैं होम पेज पे आऊँगा तो ये ऑप्शन आप देख सकते हो ई वे बिल का, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जनरेट न्यू, तो हमारे सामने इस तरीके का कुछ पेज खुल जाएगा। तो सबसे पहले जो है सप्लाई टाइप, आउटवर्ड इनवर्ड। आउट मतलब क्या है, एक्सपोर्ट हो रहा है यानी आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर आउटवर्ड होता है। इंपोर्ट होता है तो मैंने आपको बता चुका हूँ इनवर्ड होता है, ठीक है। तो ये पहले से सिलेक्ट है, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पर आउट में क्या है, सप्लाई भी हो सकता है, जॉबर भी हो सकता है, साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सपोर्ट लिखा है। क्या लिखा है, एक्सपोर्ट। जैसे अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा इनवर्ड पर, आप देख सकते हो ये बदल गया, यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया। तो अपने को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ रेडियो बटन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको इन सबको कुछ नहीं करना है, आपको इसी तरीके से रख देना है। हाँ, अगर आप बाहर इसको भेजो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, एग्जीबिशन क्लिक कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे देना होगा। और भी बहुत सा तरीका है, डिलीवरी चलान पे भी होता है, वो अलग और टॉपिक है। तो आपको बस इतना करना है। उसके बाद आपका नीचे आता है, देखिए जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो क्या होता है, शिपिंग बिल फाइल होती है, शिपिंग बिल। तो अभी आपको उसकी डिटेल, बिल ऑफ सप्लाई की डिटेल मिली नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप टैक्स इनवॉइस भी डाल सकते हो। टैक्स इनवॉइस जनरेट करने के बाद आपको यहाँ पर डालना है डॉक्यूमेंट नंबर। अब ये डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, ये वो डॉक्यूमेंट नंबर है जो हमारी इनवॉइस में दिया हुआ है। तो हम ओपन कर लेते हैं अपनी इनवॉइस और वहां से कॉपी कर लेते हैं डॉक्यूमेंट नंबर। तो हमने अपना जो इनवॉइस है उसे ओपन कर लिया। ये एक्सपोर्ट की इनवॉइस है, आप देख सकते हो यहाँ पर सारी डिटेल दी हुई है। यहाँ पे कुछ डिटेल मैंने चेंज की है जो मैं शेयर नहीं कर सकता आपके साथ, बट आपको मोटा मोटा समझना है किस तरीके से होता है। तो ये सारे आप समझ लो, ये इनवॉइस हो गई, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई, ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पर दी हुई है। आपको क्या चाहिए, ये इनवॉइस नंबर, वहां पर जो अगर बिल ऑफ सप्लाई नंबर होता है तो जो आपको बिल ऑफ सप्लाई मिली उसका नंबर होता है, वो डालना होता है। अगर बिल ऑफ सप्लाई फाइल हो गई आप वो भी डाल सकते हो, अगर आपके ट्रांसपोर्टर यानी आपके सीएचए ने दे दी गई है। और अगर अभी नहीं दी है और कह रहा नहीं मेरे को ई बिल जनरेट करना है, इंटर स्टेट है या 50 किलोमीटर ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर इनवॉइस नंबर डालोगे। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। जो हमने इनवॉइस कॉपी की है वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और अगर हम बिल ऑफ सप्लाई पे से भेज रहे होते हैं तो हम यहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई का नंबर डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम डेट डालेंगे। तो हमारे जो इनवॉइस की डेट है 22 फरवरी है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे 22 फरवरी, फरवरी का 22 मंथ, और उस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो इस तरह चेंज हो गया। उसके बाद आता है ट्रांजेक्शन टाइप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप में 3 ऑप्शन मिलता है, बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम एंड कॉम्बिनेशन 2 and 3। बिल टू शिप टू, अब कंट्री के बाहर जा रहा है तो बिल टू शिप टू वैसे होगा ही नहीं। बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम क्या होता है, यानी कि आप जहाँ से इनवॉइस बना रहे हो वहाँ से शिपमेंट जो है वो नहीं डिस्पैच हो रहा है, डिस्पैच दूसरी जगह से हो रहा है, फिजिकली वहाँ पर नहीं है। तो आप रखोगे बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, यानी कि आपका शिपमेंट आपके फैक्ट्री जहाँ से आपका रजिस्टर्ड ये ई वे बिल का जनरेशन है वहाँ से नहीं हो रहा है। और कॉम्बिनेशन 2 and 3 यानी दोनों का ही हो सकता है, बिल टू शिप टू और डिस्पैच, बिल फ्रॉम डिस्पैच में दोनों आप दे सकते हो। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन है वो मैं रेगुलर चूज करूंगा, क्योंकि जो शिपमेंट है डायरेक्टली यहाँ से होके एयरपोर्ट पर जाएगा। उसके बाद आ जाता है बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो रेगुलर चूज किया है, तो यानी जहाँ से बिल हो रहा है वहीं से शिपमेंट डिस्पैच हो रहा है, कोई दूसरा लोकेशन नहीं है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी जो कंपनी की डिटेल है वो फिलअप रहेगी, और मैंने यहाँ पर थोड़ा हाइड कर दिया है। उसके बाद क्या है, आपका अगर सपोज कीजिए डिस्पैच दूसरी जगह से होता तो आपको यहाँ पे डिस्पैच करना था। मान लीजिए डिस्पैच आपका नोएडा से हो रहा है, तो आप यहाँ नोएडा का एड्रेस डालते हैं, यहाँ ये सारी डिटेल डालते हैं, पिन कोड डालते हैं, वो आप उसी के अकॉर्डिंग डाल देते हैं।
तो इस तरीके से आप डिस्पैच फ्रॉम बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम में फिलअप कर दोगे। तो ये तो आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट बिल टू शिप टू पर। अब नेक्स्ट आता है बिल टू शिप टू, यानी आप किसको बेच रहे हो और आपको शिप कहाँ करना है। तो यहाँ पर मेरा सेम है, जहाँ मैं बेच रहा हूँ बांग्लादेश में बेच रहा हूँ, तो मैं वहाँ की डिटेल डालूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली URP सेलेक्ट है, यानी कि अब बांग्लादेश से एक्सपोर्ट हो रहा है दूसरी कंट्री में, तो वहां पर तो GST नंबर नहीं होगा ना। यहाँ GST नंबर कहाँ होता है, वो इंडिया के अंदर के कवर करता है, बाहर का तो नहीं है। तो वहां पर ऑटोमेटिकली URP फाइल है। तो यहाँ पर आपको जो बिल कर रहे हैं उसकी इनवॉइस की डिटेल जाननी होगी, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हो गया आपका कंसाइनी या बायर है, यही सेम है। इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। ये सारा अदर कंट्री सेलेक्ट है, वो ऑटोमेटिकली ऐसे ही रहेगा। एड्रेस, अब आपको किस एड्रेस पे शिप करना है, तो यहाँ इनवॉइस पर आप देख सकते हो सारा एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आप भर सकते हो भर दो। कुछ डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से रेड मार्किंग पिन कोड मैंडेटरी है, बाकी आप इसे छोड़ भी सकते हो, हालांकि मैं डाल दूँ। अब सोचिए, आप बांग्लादेश का पिन कोड लेगा 8743? नहीं लेगा, ऑब्वियस सी बात है, पिन कोड गलत है। जैसे आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे नहीं आएगा, गलत है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है 9999। आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी स्टेट लिखा है ना, ये देखिएगा अभी चेंज हो जाएगा 99। देखिए अदर टेरिटरी आ गया ना। तो अब ये हो गया कि मतलब इंडिया की टेरिटरी नहीं है, बाहर है। तो ये एक कोड है 999 जो अदर टेरिटरी पर आता है। उसके बाद आता है जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो प्रोडक्ट का नाम है, ओपन कर लेते हैं, ये है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो रेड मार्किंग नहीं है तो डालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो यहाँ पर आप मॉडल नंबर वगैरह डाल सकते हो। HSN कोड मैंडेटरी होता है, आप इसको थोड़ा ध्यान से डालिए। HSN कोड में चेंजेस मत करिए। यहाँ से कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे डाल दिया। अब नंबर ऑफ बॉक्स, देखिए बॉक्स डायमेंशन की जरूरत नहीं होती, बस नंबर ऑफ बॉक्स क्या है। अगर कंटेनर है तो 1 कंटेनर आप डाल सकते हो, छोटा बॉक्स है कार्टन बॉक्स है तो 1 बॉक्स डाल सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 1 और इसे करेंगे बॉक्स। उसके बाद इसकी वैल्यू, अब आप देखिए ये लिखी है रुपीज़ में। अब यहाँ पर शिपमेंट एक्सपोर्ट हो रहा है तो इंटरनेशनल करेंसी इंडियन रुपीज़ तो है ही नहीं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो US डॉलर, मतलब ये जो इनवॉइस बनी है वो US डॉलर बेस पे बनी है। तो आप कैसे करोगे, तो जब शिपिंग बिल फाइल होगी आप उसमें भी देखोगे, उसमें तो पूरी ही डिटेल होती है। तो जो करंट डेट पर एक्सचेंज रेट है उसके अकॉर्डिंग आपको वो कर देना है। अब आप एक्सचेंज रेट डाउनलोड कर सकते हो, मैंने बताया हुआ है, तो नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ से कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको ये इसकी टोटल वैल्यू है, GST वगैरह इसमें नहीं लगे रहेगा, 52,664.44 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इंडियन रुपीज़ में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी जो है ऑलमोस्ट 78 चल रहा है। ये एग्जाम्पल की तरह से बता रहा हूँ, मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जब आप भरिएगा बिल्कुल एग्जैक्ट भरिएगा। एक्सचेंज रेट CBEX से डाउनलोड कर लीजिएगा, वो 15 दिन की वैलिड होता है, उसी को भरिएगा। तो मेरा जो वैल्यू आ रही है करीब इतनी आ रही है। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, 4107,826.32, ठीक है। उसके बाद IGST वगैरह नहीं लगेगा। आप यहाँ देख सकते हो ग्रीन मार्किंग है, ये सबको बनने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस आप टोटल वैल्यू सेम होना चाहिए। सेकंड आता है ट्रांसपोर्टर ID। अब यहाँ पर आप सोचिए, आपको ये भरना जरूरी है। इसके बाद आ जाता है, आप यहाँ देख सकते हो पार्ट B। अगर आप कुरियर से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पार्ट B भरने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से भरेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि वो आगे जो कनेक्ट करेंगे आप किस से कनेक्ट करेंगे, तो वो उनका अलग पूरा प्रोसेस होता है, उस पर आप मत जाइए। आप सिर्फ उनकी जो कुरियर ID, ट्रांसपोर्टर ID, GST नंबर जो जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो सारी डिटेल आपको ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी। तो ट्रांसपोर्टर ID यहाँ पे आपको डालनी होगी, उसने दे दिया है तो आप डाल दीजिए, नहीं देता तो आप इसे खाली छोड़ देते हैं, तब भी आप पार्ट भी जनरेट कर सकते हैं। आप टेम्परेरी नंबर भी डाल सकते हो, वो बाद में ट्रांसपोर्टर ID खुद से अपडेट कर देगा। कभी कभी आप ट्रांसपोर्टर ID डालते हो और आपको एरर दिखाता है, यहाँ पे अपने ट्रांसपोर्टर ID डालोगे, यहाँ से जो नाम है ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा ये है कि वो उसने अपना जो GST नंबर है वो लिंक नहीं कराया है, वो इनरोल नहीं कराया है, इस वजह से नहीं आ रहा है।
तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको भी मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद ये खुद से अपना भर लेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है आप देख सकते हो, रेड मार्किंग। वैसे ट्रांसपोर्टर आईडी आप डाल देना तो बेहतर होगा, उससे मांग के डालिएगा किलोमीटर अप्रॉक्स। अब आप अप्रॉक्स किलोमीटर कैसे डालोगे, आपको तो पता ही नहीं है। तो आप एक काम, क्योंकि पिन कोड डाले नहीं ना तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अप्रॉक्स डालना है। तो मेरा जो एयरपोर्ट तक का डिस्टेंस है मैं वो डालूंगा, ये बांग्लादेश तक का डिस्टेंस नहीं डालूंगा, एयरपोर्ट तक का डालूंगा। तो इंटर है, तो चेंज हो रहा है स्टेट, तो इस वजह से ऐसा है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 60 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद ये सब ऐसे ही रहेगा। व्हीकल नंबर, आपको गाड़ी का एक नंबर डालना होगा। तो मेरे पास गाड़ी का नंबर दिया हुआ है उसने, मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने गाड़ी का नंबर कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो ये उसके गाड़ी का नंबर है। जो उसका एलान नंबर और डेट वो जनरेट किया वो आप डाल सकते हो, आप खाली भी छोड़ सकते हो, वो उसकी सरदर्दी होगी, उसको जनरेट करना पड़ेगा, ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करके प्रीव्यू कर सकता हूँ, तो उसे सबमिट करूँगा। जैसे ही इसको सबमिट बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो उसके बाद आपके सामने इस तरीके का जो ई वे बिल जनरेट हुआ है वो आ जाएगा सामने। इसमें मैंने कुछ डिटेल चेंजेस की है, ये एडिटेड है, वो कुछ डिटेल मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, पर उसमें जितनी भी डिटेल होती है वो सारी आपको शो करूंगा, बस चेंज होगी। तो सबसे पहले क्यूआर कोड है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ई वे बिल नंबर जो सबसे यूनिक नंबर होता है, इसी से आप ट्रैक कर सकते हो। ई वे बिल पोर्टल में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है किस डेट को आपने इंटर किया है, किसने किया है, क्या कंपनी का नाम है, वैलिड कितने दिन के लिए है। तो ये 1 दिन के लिए, क्योंकि 100 किलोमीटर से कम है तो वैलिड 1 दिन के लिए है। और ये जो है नेक्स्ट डे 3 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। आप इसको बढ़ा भी सकते हो। सपोज कीजिए आपका शिपमेंट जा रहा है, वहां तक नहीं पहुंच पाया एयरपोर्ट तक, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आपको एक्सपायर होने के 5 घंटे पहले तक में आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसे एक्सटेंड कर दोगे, आपको वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसको एक्सटेंड कर सकते हो। गाड़ी भी चेंज होगी तो उसमें आपको अपडेट करके व्हीकल नंबर भी चेंज कर सकते हो। तो ये आ गया पार्ट ए जो मैंने आपको बताया था। तो पार्ट ए में किसने जनरेट किया उसकी सारी डिटेल है, सप्लायर कौन है, कहाँ से डिस्पैच होना है, किसके पास जाना है, किस कंट्री में डिलीवरी होना है। आप देख सकते हो यहाँ 9999 आया, अदर टेरिटरी लिखकर, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर, जो मैंने आपको इनवॉइस नंबर दिखाया था वो है, यहाँ पे आपका बिल ऑफ सप्लाई नंबर भी डाल सकते हो। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट डेट, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट देख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, कहाँ से, सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। ये इसकी वैल्यू है। अगर कोई चेंजेस है तो आप इसको कैंसिल कीजिए, गलत हो गया वापस नया बना दीजिए, ठीक है। उसके साथ एचएसएन कोड आपको सही से चेक करना है, ये सारी डिटेल्स करना है। आउटवर्ड हो रहा है, यहाँ ट्रांसपोर्टर आईडी नहीं दिया हुआ है, वो जब मेंशन करेगा वो अपने आप, ट्रांसपोर्टर ने नहीं दी थी तो मैंने ऐसे ही बनवा दिया था। यहाँ पे आप टेम्पो सर्विस वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे व्हीकल नंबर है, पार्ट बी, ये इतना हिस्सा जो है ये पार्ट बी है। तो ये व्हीकल नंबर है, कहाँ से डिस्पैच हो रहा है, कब इंटर किया गया, किसने इंटर किया गया, और ये सारी डिटेल जो है वो सब उन लोगों के ऊपर है। तो इस तरीके से ई वे बिल एक्सपोर्ट में बनता है। होप मैंने आपको ठीक से समझा दिया है। अगर आपको किसी तरीके से कंफ्यूजन रहती है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के लिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।